डेडिकेटेड टू नॉलेज में मैं दीपक कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने संपूर्ण राजस्थान जिला दर्शन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण भूगोल में भी राजस्थान का। राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी दिशा में है, जबकि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में यह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, जबकि पश्चिम दिशा में भारत है वो पाकिस्तान है। जबकि सूर्य की किरणों के संदर्भ में देखें तो सबसे तिरछी सूर्य की किरणें श्री गंगानगर जिले में पड़ती है राजस्थान में, जब कर्क रेखा दो जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। हम राजस्थान का विस्तार देखें तो राजस्थान का विस्तार उत्तर दिशा में कोणागांव से दक्षिण दिशा में बोरकुंडा, जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में तक है। इसका उत्तरी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। जबकि पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम जैसलमेर में है और पूर्वी बिंदु सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर में, यानी कि सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में है। जबकि राजस्थान का मध्य बिंदु है मकराना मेड़ता या नागौर, जो मकराना या मेड़ता को मध्य बिंदु माना गया है राजस्थान का, जो पर्वतसर नागौर में स्थित है। उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784 किलोमीटर है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है। अतः राजस्थान में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के मध्य जो लंबाई में अंतर है वह है 43 किलोमीटर, जबकि जो तिर्यक लंबाई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में जो अंतर है वह है 66 किलोमीटर। अगर इस तरह पूछा जाए कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण विस्तार व पूर्व पश्चिम विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो आएगा 43 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई है 826 किलोमीटर और चौड़ाई है 869 किलोमीटर, तो उनका अंतर आता है 43 किलोमीटर। यदि ये पूछा जाए राज्य के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है जो उसमें अंतर पूछा है इसने, तो 30 डिग्री 12 मिनट में से यदि 23 डिग्री 3 मिनट घटाया जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट आता है, यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं 7 डिग्री 9 मिनट। जबकि देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतरीय अंतर कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच फैला हुआ है पूर्वी देशांतर में, तो उनमें अंतर कितना हुआ 8 डिग्री और 47 मिनट का देशांतरीय अंतर। राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, जबकि 4850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। अब यदि इनका आरोही व अवरोही क्रम देखा जाए तो देखो, आरोही क्रम देखा जाए तो सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। यानी कि सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, जबकि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है राजस्थान की 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, तो इस प्रकार के 4 ज़िले हैं। जो हनुमानगढ़ है वो तो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, जो भरतपुर है वो हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी। इसी प्रकार जो धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी, जबकि बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा लगाता है। राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि दोनों लगते हैं, तो इस प्रकार के 2 ज़िले हैं, जैसे गंगानगर जो पाकिस्तान से भी बॉर्डर लगाता है और पंजाब के साथ भी, जबकि बाड़मेर जो पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है और गुजरात से भी,
और राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो विच्छिन्न अवस्था में है, यानी कि टूटे हुए हैं, बिखरे हुई अवस्था में है। तो उस प्रकार के ज़िले कितने हैं? 2। एक तो है अजमेर और दूसरा है चित्तौड़गढ़। अब जो अजमेर है, वो जो अजमेर का टोडगढ़ वाला भाग है वो मुख्य अजमेर से अलग है, बीच में राजसमंद आ जाता है। ऐसे जो चित्तौड़गढ़ है, तो उसमें जो चित्तौड़गढ़ का रावत व भाटा वाला भाग है वो अलग है, बीच में एक तरफ तो एमपी आ जाता है और दूसरी तरफ आ जाता है भीलवाड़ा। इसी प्रकार राजस्थान के जो 2 ज़िले हैं, एक तो कोटा है और एक चित्तौड़गढ़, ये दोनों मध्य प्रदेश को दोनों अलग अलग जगह से टच करते हैं। जैसे ये कोटा है, ये दोनों तरफ से मध्य प्रदेश को टच करता है। और ऐसे ही चित्तौड़गढ़ में एक रावत भाटा वाला भाग अलग हो गया, एक चित्तौड़गढ़ मुख्य भूमि अलग हो गई, तो ये दोनों ही मध्य प्रदेश को टच करते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे कि अब पाकिस्तान के ज़िले हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ है राजस्थान के। अब राजस्थान में हिंदुमल कोट से, यानी कि जो श्री गंगानगर है वहाँ से तो रेड क्लिफ लाइन शुरू हुई, और जो रेड क्लिफ लाइन जो अंतिम है, जो राजस्थान को पाकिस्तान को अलग करती है, वो आती है कहाँ पे? बाड़मेर में, शाहगढ़ के पास। जो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं जो राजस्थान के क्रम से बहावलनगर, भावलपुर, बहमियार खान, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, घोटकी, सगर, खैरपुर, सुक्कुर, अमरकोट व थारपारकर से सब टच करते हैं, यानी कि सीमा बनाते हैं। अब जो भावलनगर, भावलपुर और रहीमियार खान है, ये 3 तो पंजाब प्रांत में पड़ते हैं पाकिस्तान में, जबकि घोटकी, सगर, खैरपुर, सुक्कुर, अमरकोट और थारपारकर ये सिंध प्रांत में पड़ते हैं। जबकि पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर का, और सबसे दूर है बीकानेर का, जो उनसे सीमा लगाते हैं। और जो भावलनगर है पाकिस्तान का, वो उसका ज़िला मुख्यालय सबसे नज़दीक है राजस्थान के या भारत के राजस्थान के, जबकि जो भावलपुर है उसका ज़िला मुख्यालय सबसे दूर है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। यदि रेड क्लिफ रेखा की बात ना की जाए तो जो जिला मुख्यालय पाकिस्तान के, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के सबसे नज़दीक है, वह तो है जालोर, और जो सबसे दूर है वह है धौलपुर, क्योंकि धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है राजस्थान का। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगाता है, तो पंजाब के भी 2 ज़िले हैं और राजस्थान के भी। पंजाब के वो 2 ज़िले हैं फाजिल्का और मुफ्तसर। फाजिल्का के साथ तो सबसे बड़ी सीमा लगाता है, जबकि सबसे छोटी सीमा मुफ्तसर के साथ लगाता है राजस्थान। और राजस्थान के 2 ज़िले लगाते हैं जो पंजाब से सीमा, वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। जो गंगानगर है वो तो सबसे लंबी सीमा लगाता है, और जो हनुमानगढ़ है वो सबसे छोटी सीमा लगाता है। उसी प्रकार हरियाणा देखें हम, तो हरियाणा 1262 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो हरियाणा और राजस्थान के 7 ज़िले हैं जो बॉर्डर पर हैं। तो अब पहला आता है, जो हम पढ़ते हैं पहले हरियाणा वाले ज़िले। तो पहले है फतेहाबाद, जो सबसे छोटी सीमा लगाता है। उसके बाद आता है सिरसा, फिर आता है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ सबसे लंबी सीमा लगाता है। फिर आता है हिसार, फिर भिवानी, भिवानी का क्षेत्रफल बड़ा है, जबकि रेवाड़ी का क्षेत्रफल छोटा है। उसके बाद है मेवात, नूह, ये हो गए 5। पहले इसका नाम मेवात था, अब इसका नाम बदलकर नूह कर दिया है। राजस्थान के वो 7 ज़िले जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं, उसमें है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। जो हनुमानगढ़ है, देखो उसने पंजाब से भी सीमा लगाई थी और हरियाणा से भी, ठीक है। यानी कि हनुमानगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों से बॉर्डर साझा करता है। हनुमानगढ़ की जो सीमा है जो हरियाणा से लगी है, वो सबसे लंबी सीमा है, जबकि सबसे छोटी सीमा जयपुर की लगती है। और चूरू जो क्षेत्रफल में बड़ा है और राजस्थान का वह ज़िला जो हरियाणा से सीमा लगाता है, जबकि झुंझुनू जो छोटा है क्षेत्रफल में, वह भी हरियाणा से सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ ज़िला एक राज्य से छोटी और एक राज्य से बड़ी सीमा लगाता है। देखो हरियाणा के साथ तो बड़ी सीमा लगाता है, जबकि पंजाब के साथ छोटी सीमा लगाता है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले राजस्थान के 2 ज़िले से सीमा लगाते हैं, जबकि यह 877 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भरतपुर और धौलपुर ये तो राजस्थान के ज़िले हैं, जबकि आगरा और मथुरा ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश का वह ज़िला जो राजस्थान से लंबी सीमा लगाता है वह तो आगरा है,
जबकि कम सीमा लगाने वाला मथुरा है। भरतपुर है जो लंबी सीमा लगाता है, जबकि धौलपुर छोटी सीमा लगाता है। भरतपुर ने हरियाणा से भी सीमा साझा की थी और उत्तर प्रदेश से भी। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश, जो 1600 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले बॉर्डर बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले देखते हैं: धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जो भीलवाड़ा है वो क्षेत्र में फल में तो बड़ा है, लेकिन छोटी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में। जबकि धौलपुर क्षेत्रफल में तो छोटा है, और झालावाड़ है जो सबसे लंबी सीमा लगाता है मध्य प्रदेश के साथ में। अब हम मध्य प्रदेश के ज़िले देखते हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं: मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। जो शिवपुरी है वो क्षेत्रफल में बड़ा है, कि गुना, राजगढ़, अगरमालवा है जो क्षेत्रफल में छोटा है। जबकि जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है वह अगरमालवा बना है। मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। नीमच लंबी सीमा लगाता है, जबकि नीमच तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, जबकि छोटी सीमा झाबुआ लगाता है। अब हम पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा लगाता है। जो गुजरात के 6 ज़िले राजस्थान के 6 ज़िलों के साथ सीमा लगाते हैं। तो राजस्थान के 6 ज़िले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। जो बाड़मेर है वो क्षेत्रफल में तो बड़ा है, लेकिन छोटी सीमा लगाता है। जबकि डूंगरपुर क्षेत्रफल में छोटा है, और जो उदयपुर है वो गुजरात के साथ लंबी सीमा साझा करता है। गुजरात की देखें तो हम दाहोद के बाद है महिसागर, फिर अरावली, फिर बनासकाठा, फिर साबरकाठा और फिर कच्छ। जो कच्छ है वो क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन छोटी सीमा साझा करता है। जबकि बनासकाठा है वो लंबी सीमा बनाता है, और जो महिसागर है वो क्षेत्रफल में छोटा है। और एक ये क्या हो गया यहाँ पे, दाहोद, दाहोद, ठीक है। अब हम एक बार ये देखते हैं कि राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी आकृतियाँ कैसी है। जो अजमेर है उसकी आकृति तो त्रिभुजाकार है। बाना की आकृति बतख के समान। राजसमंद की आकृति तिलकनुमा, जो मस्तिष्क पे तिलक लगाया जाता है ना, उसके समान। जबकि टोंक की आकृति पतंगाकार है। पतंगाकार ही आकृति किसकी है? राजस्थान की। तो टोंक की आकृति किसके समान है? राजस्थान के समान। जोधपुर की मयूराकार, मोर के समान। जैसलमेर की सप्तभुजाकार। भीलवाड़ा की है आयताकार, इनकी भीलवाड़ा का आकार है आयत के जैसा। सीकर की आकृति है अर्धचंद्राकार, आधे चांद की जैसी। और चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल के समान, घोड़े पर बैठ करके जिसमें पैर रखते हैं ना अपना, उसके समान है चित्तौड़गढ़ की आकृति। और जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा भाग है वो चित्तौड़गढ़ से जो अन्य भाग की, चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्य भाग की जो आकृति है वो तो है इल्ली के समान, ठीक है। और जो उदयपुर है उसकी आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। और जो जयपुर है उसकी आकृति है पानी पीने की सुराही के समान। और जो जालोर है वो व्हेल मछली के समान। व्हेल मछली के जैसा कौन सा जिला दिखता है? जालोर। जबकि करौली और धौलपुर दोनों को मिला दिया जाए तो भी इनकी आकृति बतखनुमा बनती है, जबकि बारां की आकृति बतखनुमा है। अब यह है राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर इनको टच करती हुई, यानी कि डूंगरपुर को तो स्पर्श करती हुई जा रही है, जबकि बांसवाड़ा के बीचों बीच जो गुजरती है वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है। तो इनके बीच में देखो 23 डिग्री 3 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट, इनमें अंतर कितना है? 27 मिनट का। इसका मतलब अंतर कितना है? 27 मिनट का। और जो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु वह है बोरकुंडा, बांसवाड़ा। जबकि डूंगरपुर के चीखली गांव से भी क्या गुजरती है? कर्क रेखा। राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वह है 26 किलोमीटर। राजस्थान के 8 जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं। बाकी जिले क्या करते हैं? या तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं या किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। जो 8 जिले हैं वो ना किसी देश को टच करते हैं ना अन्य राज्य को टच करते हैं, बस जिलों से ही सीमा बनाते हैं। तो वो है, एक ट्रिक है इसकी, अपना जोड़ दो टोंक बूंदी पर। तो अपना जोड़ दो टोंक बूंदी पर से क्या हुआ? ऐसे बना अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर।
जोर में क्या हुआ, जोधपुर, और रै से राजसमंद, दो से दौसा, टों से टोंक, बूंदी, ये 8 जिले ऐसे हैं जिनकी जो आंतरिक जिले हैं, यानी कि ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय। जो पाली है वह सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगाता है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है जो सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा लगाता है। उसी प्रकार जो पाली है वो 8 जिलों से लगाता है। जैसे ये है यूपी 8 राज्यों से सीमा लगाता है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही जो पाली है वो 8 जिलों से सीमा लगाता है। जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद। देखो जो अपना जोर दो टोंक बूंदी पर, तो उसमें जो जोधपुर, नागौर, अजमेर और राजसमंद है वो तो आंतरिक जिले हैं, जबकि बाड़मेर, जालोर, सिरोही व उदयपुर ये सीमावर्ती जिले हैं। इससे भी पाली सीमा लगाता है। जबकि नागौर है वो 7 जिलों से सीमा लगाता है। बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर ये तो सीमावर्ती जिले हैं, जबकि जोधपुर, पाली और अजमेर ये 3 हैं आंतरिक जिले। जबकि अजमेर 6 जिलों से सीमा लगाता है, पाली, नागौर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और राजसमंद से। देखो अजमेर का जो साइड में भाग दिख रहा है ये है टोडगढ़, और टोडगढ़ भी अजमेर का ही हिस्सा है। अजमेर क्या है, विच्छिन्न अवस्था में पाया जाने वाला जिला। राजस्थान के 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। इसमें बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा साझा करता है, श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, जबकि जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमावर्ती ज़िले तो हैं 25, और जो 8 हैं वो आंतरिक ज़िले हैं राजस्थान की। 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं, और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर आएगा, क्योंकि बाड़मेर और जो श्री गंगानगर है वो तो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। जबकि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 ज़िले हैं, बाड़मेर और श्री गंगानगर। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछा जाए तो 23 ज़िले हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछा जाए तो 21 ज़िले हैं, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा वाले 23 ज़िले हैं, जिसमें श्री गंगानगर और बाड़मेर को हटा दिया जाएगा यदि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछा जाए तो। जबकि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है झालावाड़, और जो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है वो है बाड़मेर। जबकि न्यूनतम स्थलीय सीमा की बात की जाए तो भीलवाड़ा आएगा। ऐसा माना जाता है कि पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही तो महाद्वीप था, और उस महाद्वीप के चारों तरफ जो जल वाला भाग था उसको एक ही महासागर था, यानी कि जो महाद्वीप था उसको तो पेंजिया कहा गया, और जो उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था उसको पेंथालासा महासागर कहा गया। और जब पेंजिया महाद्वीप का यानी कि विभाजन हुआ तो उसमें जो उत्तरी भाग था उसको तो अंगार लैंड कहा गया, जबकि जो दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। और इनके विखंडन के फलस्वरूप जो इनके बीच में सागर बना उसको तेथिस सागर कहा गया। अब 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो सबसे कठोर है क्या, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे प्राचीन समय का है। उसके बाद उससे थोड़ा कमज़ोर देखें तो हम पर ये जो पठारी प्रदेश आता है, इसका मतलब अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन, उससे नवीन है पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश से और थोड़ा कमज़ोर देखें तो क्या हो गया, मैदानी प्रदेश। और सबसे कमज़ोर यानी कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वह है, तो सबसे नवीनतम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो प्राचीन भौतिक प्रदेश तो है अरावली, और नवीनतम भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश। जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के बारे में, युग क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति तो तेथिस सागर से हुई है, जबकि अरावली प्रदेश के गोंडवाना लैंड से, और मैदानी प्रदेश की नदियों से जो निर्मित भाग है वह है मैदानी प्रदेश, जबकि गोंडवाना लैंड से ही पठारी प्रदेश की भी उत्पत्ति हुई है। जबकि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह उत्तरी प्लीस्टोसीन युग के समय का है, जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो प्री कैम्ब्रियन युग का है, और मैदानी प्रारंभिक या प्लेस्टोसीन युग का है, और पठारी प्रदेश है क्रिस्टेशियन युग का।
जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल तो है 61.11%, जबकि जनसंख्या 40% निवास करती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9.3% तो क्षेत्रफल है, जबकि 10% जनसंख्या निवास करती है। जबकि मैदानी प्रदेश में 23.3% क्षेत्रफल पर फैला है, जिसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। और पठारी प्रदेश 6.29% भाग पर फैला है, जिसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले, अरावली प्रदेश में 7 जिले, मैदानी प्रदेश में 10 जिले व पठारी प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क, जबकि अरावली की जलवायु उपार्द्र, मैदानी प्रदेश की आर्द्र तथा पठारी प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र है। जो मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है वह रेतीली है, अरावली प्रदेश की पर्वतीय, मैदानी प्रदेश की जलोढ़ व पठारी प्रदेश की काली मृदा है। मरुस्थलीय, अरावली और मैदानी प्रदेशों को संयुक्त रूप से उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, जबकि अरावली, मैदानी व पठारी प्रदेश को संयुक्त रूप से प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और उत्तर विशाल मैदान व प्रायद्वीपीय पठार को भारत के भौगोलिक प्रदेशों के अंदर शामिल किया गया है। अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम पूछा जाए तो उसके लिए एक ट्रिक है, अरे पठार मैं थार पर मरूं, यानी कि अरे से अरावली, पठार से पठारी प्रदेश, मैं से मैदान और थार से थार का मरुस्थल, यानी कि सबसे नवीनतम है थार का मरुस्थल, सबसे प्राचीन है अरावली। अगर ये आ जाए कभी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के क्रम में जो प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश, उनको व्यवस्थित कीजिए तो क्या आएगा? सबसे पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यदि इसका विपरीत आए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्रम में, तो उल्टा लिखना है हमें, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब धरातलीय स्थिति व भौतिक विशेषता के आधार पर जो राजस्थान है उसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल व जनसंख्या। ये हमने अभी सारणी पढ़ी, उसी के अनुसार है। जो क्षेत्रफल लिखा है ऊपर की साइड है, जबकि जनसंख्या नीचे की तरफ। मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11%, जबकि जनसंख्या 40% निवास करती है। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल तो 9% है, 10% जनसंख्या निवास करती है। जबकि पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है 23%, जनसंख्या 39% निवास करती है। जबकि दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्रफल है 6.89%, जबकि 11% जनसंख्या निवास करती है। अब निर्माण देखा जाए तो सबसे प्राचीन क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? अरावली पर्वतमाला का, फर्स्ट। सेकंड में क्या आएगा? दक्षिण पूर्वी पठार, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो अरावली पर्वतमाला है वो भी गोंडवाना लैंड से। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है मैदानी प्रदेश, ये तैथिस सागर का अवशेष है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश भी तैथिस सागर का अवशेष है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह फोर्थ है, यानी कि सबसे नवीनतम है, सबसे बाद में बना है। उसके बाद इनकी जलवायु हो गई, ये हम पढ़ चुके हैं सारणी में। जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। मृदा, मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, अरावली पर्वत में लाल मृदा, जबकि पूर्वी मैदान में जलोढ़ या दोमट मृदा, जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अति आर्द्र जलवायु है यहाँ पे, जबकि पूर्वी मैदान में आर्द्र, अरावली पर्वतमाला में उपार्द्र या आर्द्र जलवायु, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, जिस कारण आर्द्रता भी बढ़ जाती है। अब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, रेत के टीले और चट्टानी प्रदेश। उसी प्रकार जो मरुस्थलीय है, मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया, एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के 2 भाग हो गए। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा है, एक तो घग्गर नदी बेसिन, एक शेखावटी प्रदेश, एक नागौरी उच्च भूमि और एक है लूणी बेसिन। अरावली को 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उसी प्रकार अब ये जो मैदानी प्रदेश था उसको भी कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। माही नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन,
चंबल नदी बेसिन और बाणगंगा नदी बेसिन। फिर हम पढ़ते हैं पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, हाड़ौती का पठार और विंध्य कगार भूमि। ठीक है, इसके बाद हम शेष उसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम मरुस्थलीय प्रदेश। जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको जो 50 डिग्री वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला है, इसके पश्चिम में क्या है, मरुस्थल, और मरुस्थल को 2 भागों में किसने बांटा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एक तरफ है शुष्क मरुस्थल और एक तरफ है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप रहित, यानी जिसमें बालू का स्तूप है वो, जिसमें नहीं है वो। ठीक है, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल इसको 4 भागों में बांटा, एक तो घक्कर नदी बेसिन, ठीक है, शेखावटी या तोरावटी का प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है लूणी बेसिन। जो शुष्कतम मरुस्थल है यह 7500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर है। इसके अंदर 4 जिले आएंगे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर है वो तो आंशिक रूप से आते हैं, जबकि जैसलमेर पूर्णतः ही शुष्कतम मरुस्थल में है। इसकी शुष्कतम मरुस्थल है जो बालू का स्तूप के आधार पर, इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और युक्त प्रदेश है, यानी कि मुक्त, यानी कि बालू का स्तूप मुक्त का अर्थ हो गया बिना बालू का स्तूप के, और बालू का स्तूप युक्त का अर्थ जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसमें पाया जाता है हम्मादा, सीज, लाठी सीरीज, आक्कलवुड फॉसिल पार्क, पीवना। पीवना जो एक सर्प है, यानी कि यह ऐसा सांप है जो कि जहर को हवा में घोल देता है और वो जहर मनुष्य की सांस के द्वारा अंदर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सेवण घास पाई जाएगी यहाँ चंदन नलकूप के आसपास। और जो बालू का युक्त प्रदेश है उसमें अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, अर्घ, धरियन, कारवा, ये इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाएंगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसके अंदर आता है हम्मादा। हम्मादा क्या है, पोकरण, फलोदी और बालोतरा, इन तीनों के बीच में एक त्रिभुज है, त्रिभुज नुमा एक संरचना है, यानी कि वो चट्टानी मरुस्थल है, उसको हम्मादा कहा जाता है। जहाँ पोकरण तो है जैसलमेर में, बालोतरा बाड़मेर में और फलोदी है जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा है। और जो सीज है यानी कि SEEZ, इसकी फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। विश्व शक्ति ग्रह, मरुस्थल प्रदेश को कहते हैं विश्व शक्ति ग्रह, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, सोलर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लाठी सीरीज है जो पोखरण, जैसलमेर और मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में फैली हुई एक भूमिगत जल की पट्टी है, यानी कि पृथ्वी के अंदर यहाँ पे जो जल पाया जाता है। यहाँ पे चांदन नलकूप लगा हुआ है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, और इसके आसपास ही छोटी छोटी घास पाई जाती है जो प्रोटीन युक्त घास होती है पशुओं के चरने के लिए, तो उसे कहते हैं सेवण घास, जो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास का वानस्पतिक नाम है लसियारुस सिडिकस। जबकि पीवना एक जहरीला सर्प है जो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाया जाता है। यह पीले कलर का होता है, जबकि हवा के अंदर जहर घोल करके लोगों को मारता है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क यह जैसलमेर में पाया जाता है, जहाँ पे लकड़ी के जीवाश्म मिलते हैं। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में आता है अनुधैर्य बालू का स्तूप, जो रेखीय बालू का स्तूप है, पवन की दिशा के समांतर बन जाते हैं, जबकि जब धीमी पवन चलती है उस समय जैसलमेर में जो इस प्रकार से बालू का स्तूप बनते हैं वो अनुधैर्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण बनते हैं और यह पवन की गति में अवरोधक का काम करते हैं, यानी कि रोकने का काम करता है। कि बरखान है जो वायु भंवर के कारण अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं, उसे बरखान कहा जाता है। प्राचीन बरखान तो जैसलमेर में मिलेंगे, जबकि जो नवीन बरखान है वो शेखावटी क्षेत्र में मिलेंगे। जबकि इनके लिए प्रसिद्ध गांव है पालेरी गांव, चूरू में पड़ता है। जो पैराबोलिक स्तूप, महिलाओं की जो हेयर पिन है उसके आकार के जो स्तूप बनते हैं वो पैराबोलिक स्तूप कहलाते हैं, जो बरखान की विपरीत दिशा में बनते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में मिलेंगे। अर्घ जो वनस्पति रहित क्षेत्र है उसे अर्घ या इर्घ कहा जाता है, यानी कि इसमें वनस्पति नहीं पाई जाती, जैसे कि सम हुआ,
लहरनुमा मरुस्थल में जो धंसा हुआ भाग है उसको तो धोरा कहा जाता है, जो उठा हुआ भाग है उसको टीला कहा जाता है। धोरों के लिए प्रसिद्ध गांव है सम, जैसलमेर। धरियन, धरियन होता है भ्रमणशील बालू का स्तूप, भ्रमण करता हुआ बालू का स्तूप धरियन कहलाता है, जो जैसलमेर में पाया जाता है। जबकि कारवा या घासी, दो बालू का स्तूपों के बीच में एक मार्ग होता है सकरा सा, जहाँ से ऊँट गुजरते हैं, उसे कारवा या घासी कहा जाता है। अब अर्ध शुष्कतम मरुस्थल की बात आई तो देखो, अर्ध शुष्कतम का क्षेत्रफल है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल था 7500 वर्ग किलोमीटर। अब अर्ध शुष्कतम में को 4 भागों में बांटा है, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। हम पढ़ते हैं पहले घग्गर बेसिन के बारे में। घग्गर बेसिन का क्षेत्रफल है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, जिसका प्राचीन नाम योद्धेय प्रदेश मिलता है। हनुमानगढ़ को बसाया था सूरत सिंह ने 1805 में, जबकि श्रीगंगानगर को गंगा सिंह ने 1920 से 24 के बीच बसाया। अब घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको पाट कहते हैं। शेखावटी बेसिन, शेखावटी बेसिन को शेखा ने बसाया, जिसका क्षेत्र है सीकर, चूरू व झुंझुनू। इसमें पंचपाणी पाए जाएंगे, जो 5 जागीरें हैं, अलसीसर, मंडावा, डूंदलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। जबकि जो जोहड़ पाए जाते हैं वो कच्चे कुएं होते हैं, नाड़ा होता है वो पक्के कुएं, सर होता है जो छोटे तालाबों को सर कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, जिनका संबंध अलवर से है। जबकि कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली अंत्य प्रवाही की सबसे लंबी नदी है, जबकि राजस्थान में अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी है। नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र नागौर, अजमेर व बीकानेर से संबंध रखता है, जबकि नागौर उच्च भूमि में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसे बांका पट्टी कहते हैं। ये नागौर व अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त जमाव है, फ्लोराइड का जमाव तो कुबड़ पट्टी, जबकि नागौर और बीकानेर के बीच में जो जिप्सम का जमाव है उसको हार्डपन कहा जाता है। मकराना श्रेणी है मार्बल या संगमरमर की, जबकि जायल श्रेणी है फ्लोराइड के जमाव को कहते हैं, और मांगलोद श्रेणी जिप्सम के जमाव को कहते हैं। अब इसी में मरुस्थल में चौथा आता है लूणी बेसिन। मरुस्थल पढ़ रहे थे एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क, तो अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा था, तो अब चौथा भाग है इसका लूणी बेसिन, जिसका प्राचीन नाम गोडवाड़ प्रदेश है, जबकि यह जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर क्षेत्र में फैला हुआ है। चिड़िया टूक की पहाड़ी है इसी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा व सिवाना के मध्य बाड़मेर में, और 56 का मैदान आए तो हमें सीधा दक्षिण में जाना है, ठीक है, प्रतापगढ़ के पास में। अब 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा व सिवाना के मध्य बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत मेवानगर बाड़मेर में, पीपलूद गांव मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है, जो बाड़मेर में स्थित है। ग्रेनाइट पर्वत सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है, जबकि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत है 869 मीटर, जबकि सांचौर बेसिन भी जालौर में है। अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश को। यह है अरावली पर्वतमाला, जिसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जबकि औसत ऊंचाई है 930 मीटर। इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यह 3 राज्यों में फैली है, एक तो गुजरात, एक राजस्थान, एक हरियाणा, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। इसका जो काल या युग है अरावली पर्वतमाला का, वो है प्राग ऐतिहासिक काल। समय है 60 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि देखो गुजरात से फैली है और दिल्ली तक। अब जो वो क्या था मरुस्थल, उसमें तो 12 ज़िले थे। पश्चिमी राजस्थान में जो क्षेत्रफल है मरुस्थल का 60% है, जनसंख्या 40%। जबकि अब हमें पढ़ना है अरावली पर्वतमाला। ये देखो अरावली पर्वतमाला इधर गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला के कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं। गुजरात में तो इसे अरावली पर्वत कहा जाता है, जबकि बूंदी में अडावाटा पर्वत या आडावाटा पर्वत कहा जाता है। उदयपुर में अडावाड़ा पर्वत या अडावल पर्वत कहा जाता है। अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ी, सीकर में मालखेत की पहाड़ी, झुंझुनू में लोहागर्ल पहाड़ी या पर्वत, और सिरोही में अर्बुद पर्वत, यहीं पे अर्बुदा माता का मंदिर भी है।
जबकि बाड़मेर और जालौर में इसे मलानी पर्वत कहा जाता है, और बालोतरा बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ, जबकि जालौर में इसे सूंडा पर्वत कहा जाता है। यहाँ सूंडा माता का मंदिर भी है, जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था 2006 में। हम देखते हैं ये है अरावली पर्वतमाला पूरी। अब अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब यहाँ से तो जो अरावली है ये पालनपुर गुजरात से प्रवेश करती है। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई, यानी कि टोटल तो 650 के लगभग है, 692 किलोमीटर लंबाई है अरावली की, जबकि 550 किलोमीटर राजस्थान में है। इसका मतलब 80% राजस्थान में ही फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में प्रवेश तो सिरोही से होता है, जबकि अंतिम बिंदु है खेतड़ी झुंझुनू। उसके बाद हरियाणा से होती हुई ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली पर जाकर के ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है। और जो अरावली पर्वतमाला है इसका उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, जो सिरोही में पड़ता है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है पुष्कर घाटी, जो अजमेर में है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली में देखो, यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू में जाकर तो राजस्थान में अरावली समाप्त हो जाती है, उसके बाद हरियाणा में होती हुई दिल्ली तक पहुँचती है। तो जो उत्तरी अरावली है यहाँ पे फाइलाइट, क्वार्टजाइट के जो आग्नेय चट्टानें मिलती हैं, जबकि यहाँ की सर्वोच्च पर्वत चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है 1055 मीटर। जबकि यहाँ पे सांबर झील जयपुर जो है वो भी अरावली पर्वतमाला के नज़दीक स्थित है। फिर जो मध्य अरावली है इसमें संगमरमर की चट्टानें व अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जो मध्य अरावली है इसकी सर्वोच्च जो चट्टान है वो है मोरामजी या गोरामजी पर्वत, जो 934 मीटर ऊंचा है। पहले तारागढ़ था। अब जो टोडगढ़ अजमेर है वो भी यहीं पे पाया जाता है अरावली पर्वतमाला के पास। लेकिन टोडगढ़ से और सांबर जयपुर के बीच में ये मध्य अरावली है। फिर आती है दक्षिण अरावली, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जो सर्वाधिक ऊंचा शिखर है इसमें वो है गुरु शिखर, जो सिरोही में है, 1722 मीटर ऊंचा। यह अरावली का सबसे प्राचीन, सर्वाधिक विस्तार वाला, सघन वनस्पति वाला और सबसे ज़्यादा खनिज वाला भाग कौन सा है? दक्षिण अरावली। अब आगे आते हैं अरावली के दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे एक पहाड़ी होती है, उसके बीच में से एक सकड़ा सा रास्ता होता है ना, यानी कि पहाड़ को काट कर बनाए गए सकरे या तंग रास्ते जो आवागमन या परिवहन के लिए सुविधाजनक हो, दर्रे कहलाते हैं। जैसे दक्षिणी अरावली में इन दर्रों को नाल कहा जाता है। देखो कैसे कैसे नाल है, जो नाल या दर्रे हैं। राज जीप दे हाथी, काल देव हाथी के, फूल बनाया कपूर कर पी शिवशुरा। तो इसमें है राजसमंद में जीलवा की नाल, पगलिया की नाल, देसरी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल है। जबकि पाली में है देसुरी की नाल, हाथी नाल, केवड़ा की नाल। देसरी की नाल आए तो राजसमंद, और देसुरी की नाल आए तो ये देसुरी की नाल है उदयपुर में। ठीक है। अब आता है फूल बनाया ठीक है। उसके बाद आता है फुलवारी की नाल, ये अजमेर में। कछवाली दर्रा, परवेलिया दर्रा, उदावरी दर्रा, रूपघाट, पिपल दर्रा, शिवघाट दर्रा। यानी कि ये दर्रे क्या है? अरावली को काट कर बनाए हुए तंग रास्ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर स्थित पाली जिले का बाबर दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। मेवाड़ में क्या गया? दक्षिणी राजस्थान, और मारवाड़ में क्या गया? जोधपुर वाला क्षेत्र। मेवाड़ और मारवाड़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बाबर दर्रा। बूंदी के दर्रे देखो, बूंदी में एक तो दर्रा है रामगढ़ दर्रा, एक है खटखट दर्रा, एक है जैतावास दर्रा, एक है लाखेरी दर्रा। बूंदी में जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, इसको कहा जाता है अड़ावल की पहाड़ियाँ। मतलब कि झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। जो अरावली पर्वतमाला है इसमें अवशेष या उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से, प्री कैम्ब्रियन युग के समय से। अपलेशियन पर्वतमाला जो यूएसए की है उसके समकालीन है अरावली पर्वतीय प्रदेश। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसका गर्भगृह है अरब सागर, इसलिए अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का जनक भी कहा जाता है। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है, जहाँ पे संसद भवन बना हुआ है।
कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में अरावली की दिशा है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और विस्तार है सिरोही से लेकर झुंझुनू तक। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80%। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक क्या फैली हुई है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है। उसके बाद अरावली का जो महत्व है वो क्या है, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि पश्चिम में सूखा है रेगिस्तान, जबकि आर्द्र है किस तरफ, पूर्व की तरफ। वह किसके कारण है, अरावली के कारण। अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ है, क्योंकि अरब सागर से जो पवनें आती हैं वो अरावली के समांतर निकल जाती हैं। मान लो ये है अरावली, यहाँ है अरब सागर। अरब सागर से जो पवनें आएंगी वो यहाँ टकराती नहीं। यदि यहाँ ऐसे पर्वत होता तो ये टकरा कर यहाँ बारिश हो जाती राजस्थान में, लेकिन अरावली है इस तरह से, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ ये जाकर सीधा टकराती है हिमालय से, तो राजस्थान में बरसात नहीं होती। इसलिए रेगिस्तान मार्च को रोकती है, रेगिस्तान को पूर्व की तरफ फैलने से रोकती है अरावली। खनिजों से संपन्न है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सुरक्षा की दीवार कहा, जबकि अबुल फजल ने अरावली को ऊँट की गर्दन कहा है। अरावली की प्रमुख चोटियाँ कुछ इस प्रकार हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर की जो सिरोही में है, शेर 1597 मीटर सिरोही में, देलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में, जरगा 1431 मीटर उदयपुर में, अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में, आबू 1295 मीटर सिरोही में, कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में, ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही में, जबकि कमलनाथ की पहाड़ियाँ हैं 1001 मीटर उदयपुर में। अरावली को 3 भागों में बांटा है, दक्षिण, मध्य और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर, जबकि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है मोरामजी या टोडगढ़ 933 मीटर अजमेर में, जबकि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में। अरावली में दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब दक्षिण अरावली में सिरोही आता है, जिसमें गुरु शिखर, उड़िया पठार, भाकर, नक्की झील और पिपली दर्रा पड़ने का है। और मेवाड़ अरावली में पठार और पहाड़ियाँ हैं, जिसमें पठार तो ऊपरमाल का, भोराट, भोमट, लसाड़िया व मेसा का पठार है, और पहाड़ियाँ हैं देसहारों की, रागा, जरगा, कुकरा की पहाड़ियाँ, बिछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ हैं। जबकि मध्य अरावली में अजमेर, टोडगढ़, घाट दर्रे, नाग पहाड़ियाँ पड़ने का है। और उधरी उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़, बैराट, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, कांकनबाड़ी की पहाड़ी आदि पढ़ने के हैं। अब दक्षिण अरावली की बात करें तो इसमें गुरु शिखर जो सिरोही में है वो सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की 1722 मीटर या 5650 फीट, जो दंतात्रेय ऋषि की तपोभूमि है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो सिरोही में है 1360 मीटर। अब एक होता है पठार और एक होती है पहाड़ी। जो इस तरह से नुकीली हो उसे तो कहते हैं पहाड़ी, और जो इस तरह से नुकीली ना होकर ऐसे हो, यानी कि यहाँ पे मकान भी बना सकते हैं अपन, ये होता है पठार। यानी कि पहाड़ी को जो काट दिया जाए तो वो पठार बनता है, और जो पहले से ही कटा हुआ है ये क्या है, पठार प्राकृतिक रूप से है। उड़िया का पठार है सबसे ऊंचा पठार जो 1360 मीटर का है। भाकर सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती है। मान लो ये एक पहाड़ी है ऐसे, ठीक है, और अगर ये पहाड़ी ऐसे ना होकर के ऐसे होती, यानी कि यहाँ तक सीधी पहाड़ी है और फिर यहाँ से ऐसे सीधा, यानी कि तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, उसको भाकर कहा जाता है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जो गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। पिपली दर्रा राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है जो सिरोही में है। अब मेवाड़ अरावली ऊपरमाल का पठार है, जिसमें भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में फैला हुआ है। जो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया है भीलवाड़ा में, इन दोनों के बीच में जो फैला हुआ पठार है वह है ऊपरमाल का पठार। और भोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य फैला हुआ है। जो गोगुंदा तो है उदयपुर में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, तो यहाँ पाया जाएगा भोराट का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, जो राज्य का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है लसाड़िया का पठार है। भोमट का उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है। जबकि मेरसा का पठार चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। पहाड़ियाँ देसहारों की पहाड़ियाँ, रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है देसहारों कहलाता है। देसहारों क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाएगा, देसहारों क्या है, हरा भरा देश।
उदयपुर का स्थान ऐसे, तो उसमें उत्तर क्या आएगा, रागा और जरगा जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है वह डेसरो है, जो उदयपुर में है। कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद में, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। बिछामेड़ा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सोम नदी। सोम माही जाखम मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं नवाटापुरा गांव में, जहाँ पर मेला भरता है वेणेश्वर धाम का। ठीक है, ऐसे ही आते हैं गोगुंदा की पहाड़ी जो उदयपुर में है। गिरवा क्या है, उदयपुर है उसके चारों ओर तख्ती नुमा जो पहाड़ियाँ फैली हुई है उसे गिरवा कहा जाता है। मध्य अरावली का जो क्षेत्र है वो अजमेर के आसपास है। इसकी सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़ या मोरामजी 933 मीटर। तारागढ़ दूसरी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 873 मीटर ऊंची, जबकि इसमें सुरा घाट और शिवपुरी दर्रे हैं। नाग पहाड़ियाँ अजमेर शहर के चारों ओर जो सर्पिलाकार पहाड़ियाँ उसे नाग पहाड़ी कहते हैं। जबकि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो सीकर में है 1055 मीटर ऊंची। बैराट चोटी है 704 मीटर ऊंची जो जयपुर में है, जबकि बैराट सभ्यता भी जयपुर में है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में और काकनबाड़ी का पठार अलवर में, जबकि बरवाड़ा 786 मीटर जो जयपुर में है। बाबाई की 780 मीटर झुंझुनू में। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है और हर्ष पर्वत भी सीकर में। अब अरावली के कुछ दर्रे हैं जो उदयपुर के दर्रे हैं, वो तो हैं फुलवारी की नाल, देवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। जबकि अजमेर में सुरा घाट और शिवपुरी दर ये हैं अजमेर में। जबकि राजसमंद के जो दर्रे हैं वो 3 हैं, जीरवाल की नाल, कामनी घाट और गोरख घाट। पाली के दर्रे हैं बरदर्रा, देसुरी की नाल और सोमेश्वर दर्रा। और सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा है। अब आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल तो है राजस्थान का 23%, जबकि जनसंख्या 39% निवास करती है। यह पश्चिम में अरावली और पूर्व दक्षिण पूर्व में पठार से सीमा बनाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या संकेंद्रणीय निवास इसी मैदानी प्रदेश में है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जो राजस्थान में सर्वाधिक पूर्वी उपजाऊ मैदानी प्रदेश में मिलती है। इस मैदानी प्रदेश को 4 उपभागों में बांटा है, जिसमें से पहला तो आता है माही नदी बेसिन, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में है। अब जो प्रतापगढ़ डूंगरपुर के पास वाला भाग है इसको कहा जाता है बागड़ या बांगर प्रदेश। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बॉर्डर है, और एक है कांठल प्रदेश जो प्रतापगढ़ से संबंधित है। जबकि 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो माही नदी का पोहातंत्र है ना, इसको 56 का मैदान कहा जाता है। इसके साइड में 56 गाँव का जो समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। क्योंकि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलेंगी, बाड़मेर में। मेवल प्रदेश है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जब ये माही नदी गुजरती है तो इसके जो समीप वाला क्षेत्र है वह मेवल प्रदेश कहलाता है। जबकि गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में माही नदी अपना जल गिरा देती है। यह मालवा के पठार MP से निकलती है। 56 की पहाड़ी है वो तो बाड़मेर में है। जबकि 56 पर्वत आ जाए तो उदयपुर बताना है। और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का अपवातंत्र है, वो 56 का मैदान है। यानी कि उस अपवातंत्र के दोनों ओर जो 56 गाँवों का समूह है, 56 गाँवों की जो भूमि थी उसको 56 का मैदान कहा गया है। फिर आता चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है, यानी कि नवीन जलोढ़ कहते हैं। बीहड़ हैं जो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि, यानी कि छोटे छोटे जो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं वो बीहड़ कहलाते हैं। उसके अंदर चोर डाकू छुपते हैं, चोरी वगैरह करते हैं वो। बीहड़ का क्षेत्रफल है जो 2800 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो चंबल नदी इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर। जो सर्वाधिक बीहड़ हैं जो धौलपुर में पाए जाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बीहड़ों के लिए राज्य सरकार ने तो डांग प्रोजेक्ट चलाया 2004 में, जबकि केंद्र सरकार ने कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया 1989 में। इससे 8 जिले लाभान्वित हुए, पूरा कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।
जबकि भरतपुर में भी 4 ज़िले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली। इन 8 जिलों में ये कार्यक्रम चलाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा। डांग प्रोजेक्ट 2004 में और केंद्र सरकार ने कंदरा विकास कार्यक्रम 1989 में चलाया। डांग होता है भीड़ का पहाड़ी जो भाग होता है उसको डांग कहा जाता है, क्योंकि करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है। माही बेसिन हमने अभी पढ़ी लिया। उसके बाद आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन जो पीडमांट का पठार मैदान है वो बनास बेसिन है। बनास नदी द्वारा देवगढ़ या राजसमंद में जो निर्मित मैदान है उसे पीडमांट का मैदान कहा जाता है। जबकि बनास बेसिन से माल खेराड़ या खेराड़ का पठार संबंध रखता है, जो जहाजपुर व मालपुरा के मध्य है। जहाजपुर भीलवाड़ा में है, जबकि मालपुरा टोंक में। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है पठारी भाग, उसको माल खेराड़ या खेराड़ का पठार कहा जाता है। जबकि मेवाड़ का मैदान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व राजसमंद में मेवाड़ का मैदान है, वह भी बनास बेसिन का भाग है। जो मेवाड़ का मैदान है वह मक्का के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें माही धवल और माही सुगंधा ये दोनों क्या है, मक्का की नस्ल हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है यह भाग। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अब हम पढ़ेंगे आगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है। कोटा संभाग में क्या है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं। इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब कोटा संभाग में यानी कि 4 जिलों की बात कर रहे हैं। इसमें 2 भाग हो गए, एक तो मालवा का पठार, एक विंध्यन कगार भूमि। जो मालवा का पठार है इसमें हाड़ौती का पठार आता है, लावा का पठार कहते हैं जिसे। और विंध्य कगार भूमि में विंध्याचल पर्वत का भाग है, जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से संपन्न है। जबकि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी मिट्टी है काले रंग की। बूंदी की पहाड़ी उसका आकार है अंदर अर्धचंद्राकार। सर्वोच्च ऊंची चोटी है संतूर 353 मीटर, और बूंदी की पहाड़ी को आड़ावल का पठार भी कहा जाता है। इसमें दर्रे हैं, जैतवास दर्रा, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा। ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र पढ़ेंगे हम 3 प्रकार का। एक तो बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर में पानी गिरता है जो, और तीसरा है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, यानी कि राजस्थान में इसका पानी समाप्त हो जाता है, यानी कि ना तो बंगाल की खाड़ी तक पहुँचता है ना ही अरब सागर तक। तो अब जो बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलेंगी, उससे पहले मिलेंगी गंगा नदी में, और गंगा नदी में ले जाकर मिलाएगी यमुना नदी। और यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है बाणगंगा, गंभीरी, चंबल। तो बाणगंगा है वो तो यमुना में मिलती है आगरा उत्तर प्रदेश में जाकर, और जो गंभीरी है वो इटावा उत्तर प्रदेश में, जबकि चंबल भी इटावा में, ये यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद जो यमुना नदी है वह गंगा नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाकर जल गिराती है चंदनपुर बांग्लादेश में जाकर, और चंदपुर बांग्लादेश में जाकर अपना जो गंगा नदी है वो ब्रह्मपुत्र में जल गिराती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरा अपवाह तंत्र है अरब सागर का। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र किस प्रकार है, जो माही नदी है यह जाएगी, उसके बाद ऊपर से लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, लूनी और पश्चिमी बनास तो कच्छ के रण में अपना जल गिराएंगी, साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में, और माही नदी गिराती है अपना जल अरब सागर में। उसके बाद आंतरिक प्रवाह की नदियों में क्या क्या आता है, एक ट्रिक है मेघ, रुका, रुकासा, बरखा। तो इसमें मैथा नदी, मेंढा नदी, गैसे गग्गर नदी जो सबसे लंबी नदी है, रूपनगढ़ नाला, कांतली नदी। जो कांतली नदी है राजस्थान में पूर्ण भाव के आधार पर लंबी नदी है। रूका में रूपारेल नदी हो गई, और काकनेय नदी हो गई, काकने या काकनी, नी से निमनतम। तो ये सबसे छोटी नदी है राजस्थान में जो अपवाह तंत्र वाली, और साथ से साबी नदी, पर खासे खारी नदी हो गई। ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में, क्या क्या चीज़ें पढ़ने की है। एक तो उनका अन्य नाम क्या क्या है नदियों का, उद्गम स्थल क्या है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश हो रहा है, तथा प्रवाह क्षेत्र क्या है, और समाप्त कहाँ पे होती हैं नदियाँ और उनकी विशेषता क्या है, और साथ में उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली नदियाँ हैं इसे विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र कहा जाता है।
यानी विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है 60.5% सभी अपवाह तंत्र का। अब आंतरिक अपवाह तंत्र में कांतली, काकने व घग्गर नदी आती है, साथ में मेंथा, खारी, रूपनगढ़, रूपारेल, खंडेला, साबी ये आती है। बाकी घग्गर नदी का अन्य नाम है द्वेषवती नदी, सरस्वती नदी इसका प्राचीन नाम है, जबकि पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा कहा जाता है। घग्गर नदी का अन्य नाम मृत नदी व नट नदी भी मिलता है और सोतर नदी भी। इसका उद्गम स्थल है कालका माता की पहाड़ी या शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, जबकि राजस्थान में यह टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, जबकि इसका प्रवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़, उसके बाद श्रीगंगानगर, फिर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर के वह विलय हो जाती है। फोर्ट अब्बास तक जब जाती है जब इसमें अधिक पानी आता है। समाप्ति स्थल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। विशेषता क्या है इसकी कि जो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में वह इसके नज़दीक बना हुआ है किनारे पर। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के द्वारा बनती है। जो राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील। जबकि घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई? पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल। जो पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल है वो आज वर्तमान में है हनुमानगढ़ में स्थित। जबकि घग्गर नदी के किनारे भटनेर का किला है जो हनुमानगढ़ में है, जबकि अनूपगढ़ और सूरतगढ़ है ये श्री गंगानगर में स्थित हैं। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी यानी कि जो दूसरे देश में जाती है वह क्या है? घग्गर नदी है। राजस्थान का शोक भी कहा जाता है घग्गर नदी को, ठीक है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो ये नदी है वो घग्गर नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। अब आता है कांतली नदी। कांतली नदी का जो अन्य नाम है वो है शेखावटी की मुख्य नदी। इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ी सीकर से, जबकि प्रवाह क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर यह समाप्त हो जाती है। इसे झुंझुनू का विभाजन भी होता है कांतली नदी से। कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांट देती है। कांतली नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई वो एक तो है सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में और गणेश्वर सभ्यता सीकर में। जबकि आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित जो नदी है कांतली नदी वो सबसे लंबी नदी है। और कांकनेय नदी यानी कि कांकनी नदी जिसका अन्य नाम कांकनी और मसूरदी मिलता है, इसका उद्गम है कोटरी की पहाड़ी जैसलमेर से जो भुज झील का निर्माण करती है और फिर जो भुज झील में समाप्ति भी हो जाती है। जो भुज झील है वो मीठे पानी की झील है। कांकनेय नदी जो है वो सबसे छोटी राजस्थान में पूर्णतः अंतर प्रवाही की नदी है। अब आता है रूपारेल नदी जिसका अन्य नाम लसवारी नदी है, वराहा नदी और रूपनारायण नदी है। इसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियों से है जो अलवर से है और इसका प्रवाह क्षेत्र है अलवर भरतपुर में जो लुप्त होती है बयाना भरतपुर में जाकर। इस पर सीकरी बांध भी है और मोती झील भी है जो भरतपुर में है। और इसी के किनारे नौह सभ्यता तथा नौ सभ्यता का उद्गम हुआ। और जो रूपारेल नदी है इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा। मोती झील किस नदी के से है? रूपारेल नदी पर। अब साबी नदी जिसका अन्य नाम है अलवर की मुख्य नदी है साबी नदी, जिसका उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से है और इसका प्रवाह क्षेत्र है जयपुर, फिर अलवर, उसके बाद पटौदी हरियाणा में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। इसका समाप्ति स्थल है पटौदी हरियाणा। और साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता का उद्गम हुआ, यानी कि जोधपुरा सभ्यता का जो विकास है वो कहाँ पे हुआ? जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, और जबकि जोधपुरिया सभ्यता जाए तो टोंक में होगा। रूपनगढ़ नदी है जिसका उद्गम है सलेमाबाद अजमेर से और इसका प्रवाह क्षेत्र है अजमेर जयपुर और जो समाप्त होती है सांबर झील में जाकर के। सांबर झील में होती है रूपनगढ़ नदी, ठीक है। इसकी विशेषता है निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में वो भी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। अब अरब सागरीय है अपवाह तंत्र वाली नदियाँ हैं माही, साबरमती, लूणी और पश्चिमी बनास। जो माही नदी है ये और साबरमती नदी, माही और साबरमती। तो कच्छ का जो अरब सागर है उसका ऊपर वाला भाग तो है कच्छ का रण और जो नीचे वाला भाग है वो है खंबात की खाड़ी, ठीक है।
तो जो माही नदी और साबरमती नदी है ये तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, जबकि लूनी और पश्चिम बनास नदी है वो कच्छ के रण में। ठीक है। अब माही नदी का अन्य नाम है आदिवासियों की गंगा, ठीक है, या बागड़ की कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी। इसका उद्गम स्थल है अपमेरु पर्वत, मेहर झील, धार, मध्य प्रदेश से, क्योंकि राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में होकर के और कहाँ पे अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर के जिस भाग में गिरती है माही नदी वह है कच्छ का नहीं खंबात की खाड़ी। माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है, लूनी और पश्चिम बनास कच्छ के रण में। ठीक है। अब आता है इसकी विशेषता क्या है माही नदी की। ये उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। माही की सहायक नदी, देखो ये माही नदी थी, ये दक्षिण से चलती है और उत्तर की तरफ बहते हुए वापस दक्षिण में चली जाती है, उल्टे यू आकार में बहती है। माही की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, बनास, अनास, चाप, मोरेन। ठीक है। जो ये माही नदी है, माही नदी और एक नदी आती है सोम नदी जो बिछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से उद्गम होता है, और एक है भंवर माता की पहाड़ी से प्रतापगढ़ से उद्गम होने वाली जाखम नदी। ये तीनों मिलती हैं, वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है नवाटापुरा गांव में जो कि डूंगरपुर में है। यहाँ पर जो वेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और जाखम बांध कहाँ पे है, जाखम नदी पर है उत्कई बांध। चलो छोड़ो आगे पढ़ते हैं। भाई माही परियोजना माही नदी पर है, जबकि माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% भाग है और गुजरात का 55% भाग। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो राजस्थान में है, जबकि कडाना बांध है जो गुजरात में है। जबकि जाखम नदी पर जो प्रतापगढ़ में बांध बना हुआ है वो है जाखम बांध। एक है कागदी पिकअप बांध, जो कागदी पिकअप बांध है वो माही नदी पर बना हुआ है। जबकि सोम कमला अम्बा परियोजना जो डूंगरपुर में है वो सोम नदी पर है, और सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना भी है जो है उदयपुर में। अब माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में, जो 1983 में बना। जमनालाल बजाज ने क्या किया उद्घाटन। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, जबकि कडाना बांध है वह गुजरात में है। जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में सोम नदी पर, सोम अम्बा कमला परियोजना डूंगरपुर में सोम नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं लूनी नदी, जिसके अन्य नाम लवणवती नदी, सागरमती नदी मिलता है, जबकि लूनी नदी को अंतः सलीला नदी कहा है कालिदास ने। जबकि आदि मीठी और आदि खारी है लूनी नदी। इसे मरुदवर्धा जो इसका प्राचीन नाम है भी कहा जाता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल सागरमती नदी से नाग पहाड़ अजमेर से है। अब नाग पहाड़ अजमेर से आती है सागरमती नदी, जबकि पुष्कर पहाड़ियों से आती है गोविंदगढ़ ये में अजमेर में आकर के यह नदी मिलती है जो लूनी नदी कहलाती है आगे। अब प्रवाह क्षेत्र क्या है लूनी का, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर से और फिर कच्छ के जड़ में जाकर इसका विलय हो जाता है। समाप्ति स्थल है कच्छ का रण। लूनी नदी की विशेषताएं हैं बालोतरा जो बाड़मेर है वहाँ तक लूनी नदी मीठी होती है और उसके बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसलिए लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। बालोतरा में सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना होती है लूनी नदी के कारण। जबकि लूनी नदी पर एक तिलवाड़ा सभ्यता है जो बाड़मेर में विकसित हुई, और लूनी नदी के किनारे ही तिलवाड़ा स्थान भी है जहाँ राव मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जालोर में लूनी नदी का बहाव है, उसे रेल या नाड़ा कहा जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं लीलड़ी, मेठड़ी, बाड़ी, सूकी, जोजड़ी, चवाई, गुड़िया व सागी। जो जोजड़ी है यहाँ रणकपुर का जैन मंदिर है जो मथाई नदी तट पर है। जोजड़ी नदी पांडुल गांव नागौर से। लूनी नदी में बांडी नदी मिलती है पाली से आकर के, जहाँ पर हेमावास बांध बंधा हुआ है बांडी नदी पर।
सूकड़ी नदी मिलती है देसुरी पाली में आकर के, समदड़ी गांव में आकर मिलती है। जो सूकड़ी नदी देसुरी पाली से निकलती है, जिस पर बांकली बांध बना हुआ है जालोर में, और जो समदड़ी में आकर के लूनी नदी में मिल जाती है। जबकि बालोतरा बाड़मेर में आकर के लूनी नदी में जवाई नदी मिलती है, जहाँ पे जवाई बांध बना हुआ है पाली में, और जवाई नाद में जवाई नदी में आकर मथाई नदी मिलती है। ठीक है, और जो जवाई नदी है, मथाई नदी है, उसके तट पर रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। लूनी में दाई ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो दिलावा जोधपुर में मिलती है। यानी कि लूनी में दाई ओर से मिलने वाली नदी जोजड़ी है, जबकि सभी नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। पाली शहर जो है वह बांडी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो जवाई बांध है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जिसमें जलापूर्ति उदयपुर की सही परियोजना के तहत होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साबरमती नदी, जिसका अन्य नाम है गुजरात की मुख्य नदी। और साबरमती नदी का उद्गम स्थल फुलवारी की नाल उदयपुर से है। फुलवारी की नाल से यहाँ ये जो साबरमती नदी है वो वाक्कल नदी के रूप में निकलती है। साबरमती का प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, उसके बाद गुजरात, और यह समाप्त होती है खंबात की खाड़ी में जाकर के। देखो वाक्कल नदी निकली कहाँ से, फुलवारी की नाल उदयपुर से, फिर इसमें मानसी नदी मिलती है, फिर सेई नदी मिलती है, आगे जाकर ये हो गई साबरमती नदी। ठीक है, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये जो अहमदाबाद और गांधीनगर है ये साबरमती नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। साबरमती नदी किनारे स्थित नगर हैं अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम, जो गांधी जी से संबंधित है। देवास जल सुरंग, वाक्कल और मानसी दो नदियों को मिलाने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है देवास जल सुरंग। देवास जल सुरंग वाक्कल और मानसी नदी के जल को मिलाती है। पश्चिमी बनास नदी, जिसका अन्य नाम है सिरोही की मुख्य नदी। पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम है वो नया सरवाड़ सिरोही से होता है, जबकि प्रवाह इसका सिरोही गुजरात से होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है सुकैल नदी। यह पश्चिम बनास नदी, इस पर बनास बांध बना हुआ है और गुरु शिखर भी इसी के नज़दीक है। ठीक है, डीसानगर जो गुजरात का है वो पश्चिम बनास के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बनास के किनारे डीसानगर है जो गुजरात में, वो इसके किनारे है, और गुरु शिखर भी पश्चिम बनास के किनारे है, जबकि बनास बांध पश्चिमी बनास नदी पर निर्मित है। ठीक है, बनास मत करना, गलत हो जाएगा। पामनी नदी का अन्य नाम है ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम स्थल हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से, जबकि प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में है और विलय चंबल में होता है, चंबल नदी में, जो चित्तौड़गढ़ में विलय हो जाती है। यानी विशेषता क्या है, चंबल व बामनी जो नदियां हैं ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बहती हैं। चंबल नदी परियोजना नदी, चंबल नदी और राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% भाग है। ठीक है, इस पर 4 बांध हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। जो गांधी सागर बांध है वो 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यह सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। जो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, वो 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जिसमें सर्वाधिक भराव क्षमता यानी सबसे ज़्यादा जल भरने की क्षमता किसमें है, राणा प्रताप सागर बांध में। फिर आता है जवाहर सागर बांध जो कोटा में है, 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जबकि कोटा बैराज जो कोटा में है इसलिए किसी प्रकार की बिजली का उत्पादन नहीं होता, यह केवल सिंचाई सुविधा के लिए है। अब जो चंबल नदी है इस पर ये 4 बांध है, इस प्रकार है GS, RS, JS और KB। जो GS है गांधी सागर, ये तो है मध्य प्रदेश में, फिर राणा प्रताप सागर है राजस्थान में, फिर जवाहर सागर बांध है राजस्थान में, और KB से क्या हो गया, कोटा बैराज राजस्थान में। ठीक है, अब आता है बनास नदी।
बनास नदी का अन्य नाम है वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी, जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास नदी का समाप्ति स्थल है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में आकर के मिल जाती है बनास नदी। ठीक है, इसकी विशेषता है पूर्णतः राज्य में प्रवाहित नदी है बनास। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता बनास नदी की, क्योंकि लूणी, चंबल व बनास राज्य के 6 जिलों में सर्वाधिक बहती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियां हैं, लूणी, चंबल और बनास। बनास की सहायक नदियां में त्रिवेणी संगम, देखो बनास नदी है और त्रिवेणी संगम बनाती है, उसकी सहायक नदियां देखने को मिलेंगी सीप, बनास व चंबल। जहाँ 3 नदियाँ मिल गई वहाँ त्रिवेणी संगम बनेगा और वहाँ शिव जी का मंदिर होगा। सीप, बनास और चंबल त्रिवेणी संगम, यह है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। सीप, बनास, चंबल का त्रिवेणी संगम है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। ठीक है, यहाँ पे बनास सभ्यता है जो कोठारी नदी तट पर है। मेजा बांध है कोठारी नदी पर, मेजा बांध भीलवाड़ा में, जबकि कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर राजसमंद से। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर। ठीक है, इसमें देखो सीप नदी, ये हो गई चंबल नदी, एक हो गई बनास। बनास, सीप और चंबल मिल रही है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। फिर हम देखते हैं डाई, जो अजमेर से आई वो, खारी नदी और बनास नदी। यहाँ देवली, टोंक में होता है एक त्रिवेणी संगम। एक है मुझे कोठारी नदी पर मेजाबान भीलवाड़ा में बना हुआ है, कोठारी नदी और बनास नदी। कोठारी नदी है उसके समीप क्या हुआ है, बागोर सभ्यता उत्पन्न हुई है। बिगोद, बिगोद में कौन मिल रही है, मेनाल नदी, बेडच नदी और बनास नदी। जो आयड़ नदी था इसी का नाम बेडच नदी हो जाता है। कहाँ पे, जब बनास, बेडच और मेनाल मिलते हैं तब कहाँ मिलते हैं, बिगोद में। 4 त्रिवेणी संगम है इसमें, 3 त्रिवेणी संगम दर्शाए गए। मेनाल, बेडच और बनास त्रिवेणी संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। डाई, खारी, बनास त्रिवेणी संगम है देवली, टोंक में। आते हैं गंभीरी नदी पर। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल है चांदनगांव में, जो है करौली में। ठीक है, उसके बाद इसका प्रवाह है गंभीरी नदी का करौली, धौलपुर और उत्तर प्रदेश में। समाप्ति स्थल है यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में जाकर गंभीरी नदी मिल जाती है। इसकी विशेषता है उता, मजम, भैंसावरा, मंदावरी और बरखेड़ा। 5 नदियाँ मिलकर के क्या बनती है, ये गंभीरी नदी। पांचना बांध है करौली में, जो पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। पांचना बांध कहाँ पे है, करौली में। अब बाणगंगा पूर्णतः मिट्टी से निर्मित 2 क्या थे, दुर्ग भी थे। एक तो कौन सा था, भरतपुर का और लोहागढ़ दुर्ग, और दूसरा दुर्ग था हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ का दुर्ग कौन सा था, हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग, वो भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी का अन्य नाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी, जिसका उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से, और प्रवाह क्षेत्र है जयपुर, दौसा और धौलपुर। यानी कि जयपुर से बहना स्टार्ट करती है, फिर दौसा में बहती है, उसके बाद धौलपुर में बहती है, और इसका समाप्ति स्थल है धौलपुर में, या फिर यमुना नदी में, यूपी में जाकर मिल जाती है। इसकी विशेषता है यहाँ पे बैराठ सभ्यता भी बाणगंगा नदी के किनारे ही थी। ठीक है, अब नदी रहित जिले, ऐसे जिले जिसमें कोई भी नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। 3 प्रकार के अपवाह तंत्र अजमेर में मिलेंगे। यानी कि अजमेर में ऐसी नदियाँ भी हैं जो अरब सागर की तरफ अपना जल ले जाती हैं, ऐसी भी हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती हैं, और ऐसी भी नदियाँ हैं जो कि अपना जल राजस्थान में समेट के रख लेती हैं। ठीक है, अब सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग, और जबकि कब सबसे कम नदियों वाला जो संभाग है वो है बीकानेर संभाग, क्योंकि बीकानेर और चूरू में तो कोई नदियाँ है ही नहीं है। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला है उदयपुर। उदयपुर जिले से सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, क्योंकि वहाँ पे पर्वत है, कौन सा, अरावली पर्वतमाला है, और विभिन्न दर्रों से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चंबल नदी, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में बहती है। माही नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों राज्यों में बहती है। और मरुस्थल की गंगा के नाम से लूणी नदी को जाना जाता है।
मरुस्थल में सबसे ज़्यादा फसल होती है बाजरा वाली, ठीक है, क्योंकि वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। अब आ गई झीलें और परियोजनाएं। राजस्थान की झीलें खारे पानी की और मीठे पानी की। जो खारे पानी की झील है वो तो तैतीस सागर का अवशेष है, जबकि मीठे पानी की जो झील है वो तो या तो ताज़ा पानी से या वर्षा से निर्मित है, वो मीठे पानी की झील है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर में पाई जाती हैं, जबकि खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो नागौर में पाई जाएंगी, ठीक है। अब खारे पानी की झीलों के लिए एक ट्रिक है, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े नाव। तो इसमें हो गया बाप झील जोधपुर में, रे से रेवासा सीकर में, सा से साड़ी से सांस से सांबर जयपुर में, डी से डीडवाना नागौर में, का से कावोद झील जैसलमेर, पंचपदरा झील बाड़मेर, लू से लूणकरणसर झील बीकानेर, कू से कुचामण नागौर, ता से ताल छापर चूरू, फा से फलोदी जोधपुर, डे से डेगाना नागौर और वह नावों से नावा झील जो नागौर में है। ये खारे पानी की झीलें हैं। अब हम बात करते हैं सांबर झील का। जो सांबर झील है वह जयपुर, अजमेर व नागौर तीनों में स्थित है। अब सांबर झील में ये नदियाँ आ रही है मैथा, खारी, खंडेला, ढूंढ और रूपनगढ़, ये अपना जल गिराती है सांबर झील में, ठीक है। अब जो नदियाँ हैं मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ढूंढ, ये सांबर झील में अपना जल गिराती हैं। सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है मैथा नदी। मैथा नदी सर्वाधिक लवणता लेकर के आती है सांबर झील में। और सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने कराया। इसकी विशेषता है राज्य की सबसे खारी पानी की झील सांबर झील, भारत की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील। पहली तो है चिल्का झील, एक दूसरी है पुलिकट झील, उसके बाद तीसरी जो झील है भारत की वो है सांबर झील। भारत की सबसे खारी झीलों के बारे में बता दिया हमने, चिल्का झील है। उसके बाद राज्य की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह की झील है सांबर झील। आंतरिक अपवाह मतलब कि जो नदियां हैं वो यहीं ला करके सांबर झील में अपना जल गिरा देती है, इसके बाद यह जल आगे कहीं नहीं जाता, ठीक है। झील के किनारे देवयानी तीर्थ है जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। राज्य में एकमात्र ब्रिटिश साल्ट म्यूजियम कहाँ है? सांबर झील के किनारे, 1869 ईस्वी में बना। जो 1964 में HCL यानी HSL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड स्थापित हुआ, जो क्यार पद्धति द्वारा नमक उत्पादन होता है। यहाँ पे देश में कुल नमक उत्पादन का 8.7% भाग जो नमक है वो सांबर झील से उत्पादित होता है, यानी कि लगभग 9% भाग सांबर झील से उत्पादित होता है देश का। 1990 में इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया। फिर आती है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील है बाड़मेर की, जिसका निर्माण पंचा भील ने करवाया। इसकी विशेषता है सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक मिलता है पंचपदरा झील से, जिसमें 98% NaCl होता है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। नमक उत्पादित करने वाली जो जातियाँ हैं उसे खारवाल जाति कहा जाता है, जो मोरली झाड़ी की सहायता से रेस्टरा पद्धति द्वारा नमक उत्पादन करती है। स्फटिक नमक डड़ीदार नमक होता है जो उसका उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। वर्तमान में हीराकुंड नमक उत्पादन में अग्रणी है। कुओं से नमक उत्पादन होता है, और जो कुओं से नमक उत्पादन होता है उसे कहते हैं कोशिया पद्धति, ठीक है। उसके बाद आता है डीडवाना झील जो नागौर में है। इसकी विशेषता है कि इस झील का जो नमक है वो खाने के योग्य नहीं है। किस झील का? डीडवाना झील का। और पंचपदरा झील का सबसे अच्छा नमक है खाने योग्य, क्योंकि डीडवाना जो झील है इसके जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, जो कागज़ व चमड़ा उद्योग में उपयोगी है। ये खाने योग्य नहीं है। नमक उत्पादन करने वाली संस्था जो होती है उसको कहते हैं देवल, और एक देवल होती है छत्रियाँ। वो छत्रियाँ कौन सी थी? जो यहाँ के जो राजा थे उनकी छत्रियों को देवल कहा जाता है। और एक देवल होता है नमक उत्पादित जो करने की पद्धति है वो देवल कहलाती है। अब नावा झील नागौर में है, जिसमें आदर्श लवण केंद्र स्थापित किया गया 2010 में, और नमक मंडी नावा नागौर में है। कावोद झील जैसलमेर में है। प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ खाने का नमक प्राचीन काल में तो कावोद झील से मिलता था, लेकिन वर्तमान में पंचपदरा बाड़मेर से। लूणकरणसर झील बीकानेर में है, जो पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है लूणकरणसर। और वैसे खारे पानी की झील पूछ लिया जाए तो सांबर झील। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें जो वर्षा जल के या ताज़े पानी के अवशेष हैं सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, इसलिए उदयपुर को कहा जाता है लेक सिटी या झीलों की नगरी। उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है,
विश्व में झीलों की नगरी इंग्लैंड को कहा जाता है, जबकि भारत में श्रीनगर को, और राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को। एक है जयसमंद झील उदयपुर में, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया, और जयसमंद झील का अन्य नाम है ढेबर झील। इसकी विशेषता है राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील। राज्य में सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील जयसमंद झील। और झील के अंदर 7 टापू हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा टापू है उसको तो बाबा का भांगड़ा कहते हैं, और सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। इन टापुओं पर मीना व भील जनजातियाँ निवास करती हैं। नहरें श्यामपुरा नहर और भाट नहर 1950 में। अब हम पढ़ते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील उदयपुर में है, जिसका निर्माण पिछू नामक बंजारे ने बैल की याद में करवाया। और इसका शासक कौन सा शासक था जिस समय पिछोला झील का निर्माण हुआ? राणा लाखा के समय में। झील के अंदर क्या क्या है? पिछोला झील के अंदर है जग मंदिर, जिसका निर्माण करण सिंह ने करवाया, प्रारंभ और पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने। अब पिछोला झील के अंदर स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी थी, ठीक है, जग मंदिर के अंदर। और जो जग मंदिर है, करण सिंह ने खुर्रम को शरण दी, और शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा थी वो भी जग मंदिर को देख करके मिली, ठीक है। उसके बाद आता जग निवास महल। जग निवास महल भी कहाँ है? पिछोला झील में। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया, और वर्तमान नाम है इसका लेक पैलेस। सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला झील में चलाई गई। झील के किनारे नटनी का चबूतरा है, जो नटनी थी, उस नटनी का नाम था गलकी। फतेह सागर झील उदयपुर में है, जिसका निर्माण सबसे पहले जयसिंह ने करवाया, और इसका पूर्ण निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। इसकी नींव रखी ड्यूक ऑफ कनौट ने, ठीक है। फतेह सागर झील का अन्य नाम है कनौट बांध या देवाली तालाब। झील के अंदर नेहरू गार्डन, सौर वेधशाला और फिश एक्वेरियम है। झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी, जबकि इसका झील का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया अपनी शकुंतला के लिए। महाराणा प्रताप की अष्टधातु निर्मित मूर्ति भी झील के किनारे स्थित है। उदय सागर झील उदयपुर में, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में करवाया। और जो उदय सागर झील है, इसमें आयड़ नदी गिरती है, और जब यह आयड़ नदी बाहर निकलती है तो बेड़त नदी बन करके निकलती है, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से आयड़ नदी का उद्गम हुआ। यह उदय सागर झील में अपना जल गिराएगी, उसके बाद जब यह बाहर निकलेगी तो बेड़त नदी के रूप में निकलती है। फिर आएगा स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है, जिसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। इसको जोड़ने का कार्य पिछोला और फतेह सागर, जो पिछोला झील है ये और फतेह सागर झील है, इन दोनों को जोड़ने के लिए स्वरूप सागर का निर्माण कराया गया। यह एक तंग झील है, यानी कि सकड़ी झील है। अजमेर की झीलों में आता है पुष्कर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील का नाम। पुष्कर झील अजमेर में है, जिसका निर्माण ब्राह्मणों द्वारा कराया गया, ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया, और पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा कराया गया या ज्वालामुखी से निर्मित है। 3 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं हमें। इसका आकार है चंद्राकार, जबकि अन्य नाम है तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, तीर्थराज, आदि तीर्थ व 52 घाटा झील, क्योंकि इस झील पर 52 घाट है, ठीक है। इसमें कनाडा के सहयोग से क्या होती है? सफाई होती है। 1998 में कनाडा के सहयोग से सफाई का कार्य किया गया। जबकि विशेषता है राज्य की सबसे प्राचीन, देखो राज्य की सबसे प्राचीन, पैसे पवित्र झील, पैसे प्रदूषित झील, पैसे सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, पैसे प्राकृतिक मीठे पानी की झील, और पैसे पुष्कर झील अजमेर, ठीक है। मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी भरता है, यहाँ पे ऊँटों का मेला भी भरता है। पुष्कर झील प्रसिद्ध है दीपदान के लिए। 52 घाट, जिनका निर्माण नाहर राव ने कराया, मंडोर से था। जो इस सबसे पवित्र घाट है गो घाट, सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट, और जनाना घाट, महिला घाट, मेरी घाट। जब मैडम मेरी आई थी तो उनके नाम पर मेरी घाट बनाया गया, जिसका अब नाम बदल करके रख दिया गया है गांधी घाट, यानी कि गांधी जी का अस्थि विसर्जन हुआ, इस कारण जनाना घाट, महिला घाट या मेरी घाट का नाम बदल के गांधी घाट रख दिया गया है, ठीक है। मंदिर है अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर।
जो विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे विधिवत रूप से पूजा होती है ब्रह्मा जी की। वराह मंदिर जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया। सावित्री माता का मंदिर राजस्थान का तीसरा रोपवे है जहाँ पे। और रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान का एकमात्र दक्षिण शैली में निर्मित मंदिर रंगनाथ मंदिर। दक्षिण शैली में कौन सी है? द्रविड़ शैली। उत्तर में नागर शैली। अब आना सागर झील पढ़ेंगे जो अजमेर की झील है जिसका निर्माण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया। इसके निर्माण का कारण था तुर्कों के आक्रमण से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए चंद्रावती नदी को रोका और आना सागर झील का निर्माण करवाया। दौलत ए बाग है यहाँ पे जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया और वर्तमान में इस दौलत ए बाग का नाम बदलकर सुभाष गार्डन कर दिया गया है। बारेदरी का निर्माण करवाया शाहजहाँ ने बैठने की व्यवस्था के लिए। चश्मा ए नूर का निर्माण करवाया कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में। फोय सागर झील जो अजमेर में है इसका निर्माण इंजीनियर फोय ने करवाया जो बांडी नदी को रोक करके। नक्की झील सिरोही में है जिसका निर्माण मान्यताओं के अनुसार ऋषि व देवताओं के नाखूनों से हुआ है। नाखूनों से नक्की झील हो गई या फिर ज्वालामुखी से हुआ है इसका निर्माण, तो इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। इसकी विशेषता है राजस्थान की सबसे ऊंची झील और सबसे गहरी झील। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है यानी कि बर्फ़ जम जाती है। ये गरासिया जनजाति के लिए पवित्र पूजा स्थल भी है नक्की झील। नक्की झील के किनारे टोड रोक, नर रोक, नंदी रोक, कपल रोक, सनसेट पॉइंट है। राजसमंद झील राजसमंद में है जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया 1662 से 76 के मध्य। राजसमंद झील की विशेषता है राज्य की प्रथम अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत निर्मित झील। सर्वाधिक लोगों ने काम किया यहाँ पे, लगभग 60,000 लोगों ने काम किया। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता है जो बिना पति के ही सती हुई थी। वो जो घेवर माता है वो गूदर जाति की महिला थी। मालवा से इसका संबंध है, ठीक है। जबकि झील के किनारे द्वारकाधीश का मंदिर है जो राज सिंह ने बनवाया। 9 चौकी झील राजसमंद झील है। 25 शिलालेखों से पे लिखी हुई एक राज प्रशस्ति है जिस पर 1917 में श्लोक लिखे हुए हैं। जबकि इसकी रचना राज प्रशस्ति की रचना की रणछोड़ भट्ट तेलंग ने तो महाराणा राज सिंह द्वारा लिखवाई गई। जबकि मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ इसमें बप्पाल रावल से लेकर महाराणा राज सिंह द्वारा, ठीक है। इसकी भाषा है संस्कृत। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। कोलायत झील बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर में है जिसका निर्माण कपिल मुनि द्वारा कराया गया है। यह मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि ने कोलायत झील का निर्माण करवाया। तो कोलायत झील के किनारे एक आश्रम है जो कपिल मुनि का है। कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत बीकानेर में जो कपिल मुनि की तपोस्थली भी है। इसकी विशेषता है जो कोलायत झील है इसे मरुस्थल की मीठे पानी की झील है। कोलायत झील चारण जाति यहाँ पे स्नान नहीं करते हैं। दीपदान के लिए प्रसिद्ध है यह झील। जबकि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। पश्चिमी राजस्थान का मरुद्यान या नखलिस्तान भी कहा जाता है कोलायत झील बीकानेर को। जबकि गजनेर झील है बीकानेर में, शुद्ध दर्पण वाली झील भी कहा जाता है गजनेर झील को। जोधपुर में कालाना झील है और बालसमंद झील है जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में कालाना और बालसमंद झील है। कालाना झील जो जोधपुर में, इसका निर्माण राव प्रताप सिंह ने कराया। जबकि राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आता है कालाना झील जोधपुर। इसकी आकृति है रेखीय यानी कि लंबी झील है यह। इसके किनारे या माचिया सफारी पार्क है, माचिया सफारी है जो जोधपुर में है। बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने करवाया जोधपुर में। अब आते हैं सिलीसेट झील पे। सिलीसेट झील अलवर में है। अभी हाल ही में अलवर में जो जंगल है सरिस्का का उसमें आग लग गई थी, तब सिलीसेट झील से ही हेलीकॉप्टर द्वारा पानी भर करके छिड़काव किया गया जिससे आग पर काबू पाया गया। यह एक वरदान ही समझो, और ना जाने कितने जंगली जानवर मर जाते हैं। सिलीसेट झील अलवर में है जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए करवाया। सिलीसेट को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। इस झील के किनारे शाही महल और शाही लॉज हैं। सिलीसेट झील राज्य की स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित झील है। और स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ है? दिल्ली, जयपुर और आगरा को मिलाने वाली जो सड़क है वह स्वर्णिम त्रिकोण है।
गैब सागर झील, एडवर्ड सागर झील भी कहा जाता है इसको, गैब सागर झील को, जो डूंगरपुर में है। इस झील के किनारे काली बाई का पैनोरमा है। काली बाई को साक्षरता की देवी कहा जाता है, क्योंकि इसने शिक्षा के लिए ही तो प्राण त्याग किए थे काली बाई ने। जैसलमेर में गडीसर झील है, बुज झील है, अमर सागर और धारमीनागर झील है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है, जो राज्य की सबसे नीची झील है। जबकि जयपुर में मावठा झील, धौलपुर में तालाबशाही, बूंदी में जैत सागर और कनक सागर झील है। राजसमंद में नंद सागर, राजसमंद में नंद समंद झील है, जो राजसमंद की जीवन रेखा कहलाती है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद। पाली में चोपड़ा झील, झुंझुनू में पन्नालाल तालाब, सवाई माधोपुर में मानसरोवर झील है और दौसा में माधो सागर झील है। माधो सागर झील दौसा में। अब राजस्थान में जो सिंचाई के साधन और परियोजना है, कुछ उस पर नज़र डाल लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन कुएं और नलकूप से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला ज़िला है श्रीगंगानगर और सबसे कम सिंचाई वाला ज़िला है राजसमंद। अब सिंचाई के साधन और सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है इन साधनों से, वो देखेंगे। कुओं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है जयपुर में। कुओं से पूछा जाए तो भी जयपुर में, जबकि नलकूपों से पूछा जाए तो भरतपुर आएगा। तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई भीलवाड़ा में होती है और नहरों से श्रीगंगानगर में। जबकि झीलों से सर्वाधिक सिंचाई होती है उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी है। खडीन से सिंचाई सर्वाधिक जैसलमेर में और झरनों से बांसवाड़ा में। अब सिंचाई के साधन है सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र, वो तो अभी हमने पढ़े जिले, अब क्षेत्र एरिया ही पूछ लेता हूँ। कुओं और नलकूपों से राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे, तालाबों से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जबकि नहरों से उत्तरी भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में परियोजना, अब जो राजस्थान की परियोजना है उनको कैसे पढ़ेंगे कि यह परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, इस परियोजना के तहत कौन से बांध बनाए गए, इन परियोजनाओं से लाभान्वित जिलों के बारे में बताइए और विशेषता बताइए। अब हम पढ़ रहे हैं परियोजनाएं। परियोजना 3 प्रकार की है, लघु सिंचाई, मध्य सिंचाई और वृहद सिंचाई परियोजना। जो लघु सिंचाई परियोजना है उसके अंतर्गत 20 यानी कि 2000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र आता है। जबकि 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगी, जबकि 10,000 हेक्टेयर से अधिक वृहद सिंचाई के अंतर्गत आती है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय का अर्थ ही क्या हो गया, एक से अधिक उद्देश्य, अर्थात अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे सिंचाई भी हो जाए, पेयजल की आपूर्ति भी हो जाए, विद्युत उत्पादन भी, मतलब कि पानी इकट्ठा हुआ वो खेती करने में भी काम आ जाए, पीने में भी काम आ जाए और उससे कुछ विद्युत का उत्पादन भी हो जाए, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना विश्व में तो थी टेनिसी परियोजना, भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना, जबकि राजस्थान में गंग नहर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना। जो राज्य में परियोजनाएं हैं वो पहली परियोजना तो है गंग नहर परियोजना और सबसे बड़ी परियोजना है IGNP। जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो विश्व की भी सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, यानी कि तीनों राज्यों का योगदान है इसमें। जो सतलज नदी पर है, सिपकिला दर्रा से सतलज नदी का उद्गम होता है। अब सतलज नदी पर है क्या, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसमें एक तो नांगल बांध है जो रोपड़ पंजाब में है और भाखड़ा बांध है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु भी कहा। 1962-63 में इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद बांध है 2, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा नांगल परियोजना में जो नांगल बांध है वो तो उससे भाखड़ा नहर निकली है, एक पिट्टोर आप नहर है, क्या है भूल गया। जो बांध है ना भाखड़ा नांगल बांध, ये राजस्थान को जलापूर्ति कराता है भाखड़ा नहर से और राजस्थान को 15.2% जलापूर्ति कराता है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, इससे हनुमानगढ़ लाभान्वित है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना, जो व्यास नदी पर बनी हुई है और व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है।
इस पर बांध हैं 2, एक तो पोंग बांध, एक पढ़ो या देहर बांध जो हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध 59%, पोंग बांध से राजस्थान को जल मिलता है, जबकि पढ़ो या देहर बांध से 20% जल मिलता है। उद्देश्य क्या है इसका? शीतकाल में आईजीएमपी के लिए जल की आपूर्ति कराना। इससे 477 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जो 100% राजस्थान को ही मिलती है। अब आते चंबल परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर बनी हुई है। इसमें 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है, जबकि राव प्रताप सागर, हीराकुंड और कोटा बैराज ये हैं राजस्थान में। अब 4 बांध हैं जो 3 चरणों में निर्मित हुए। पहले चरण में तो गांधी सागर 1959 में और कोटा बैराज 1960 में, इन 2 का निर्माण हुआ। जो कोटा बैराज है ये तो केवल सिंचाई के लिए है, बाकी से जल उत्पादन भी होता है। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बना, जो प्रतापगढ़ में 1970 में बना। इससे 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जबकि तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बना 1972 में, जो कोटा में बना, और इससे 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इससे जल का अंश यानी कि 50-50% जल दोनों को मिलता है, राजस्थान को भी और मध्य प्रदेश को भी। अब आती है माही परियोजना, जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे 45% तो राजस्थान लाभान्वित होता है और 55% होता है गुजरात लाभान्वित। अब जो माही परियोजना है यह माही नदी पर बनी है, जिस पर 3 बांध बने हुए हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध, एक है कागजी पिकअप बांध और एक कडाना बांध। जो माही बजाज सागर बांध है ये बांसवाड़ा में बना है, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है, जो 1983 में बनाया गया। और कागजी पिकअप बांध है ये बांसवाड़ा में है, जबकि कडाना बांध गुजरात में है। जो माही सागर परियोजना है, माही परियोजना, इससे 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, वो केवल राजस्थान के लिए ही है। जबकि इससे लाभान्वित जिला है वो है बांसवाड़ा। अब आता है राहु घाट परियोजना। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को लाभान्वित करती है 50-50% यानी कि 1:1 में है। चंबल नदी पर बनी हुई है और जल विद्युत का उत्पादन होता है 158 मेगावाट। तो 50-50% करेंगे तो 79 मेगावाट और 79 मेगावाट यानी कि 79 क्या हो गया, राजस्थान और एमपी को प्राप्त हुआ। जिससे लाभान्वित जिला है करौली। जाखम परियोजना का संबंध है राजस्थान से, जो जाखम नदी पर है और इस पर बांध बना हुआ है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। लाभान्वित जिला है इससे प्रतापगढ़। तो जल विद्युत उत्पादन होता है इससे 55 मेगावाट यानी कि जाखम में परियोजना से 55 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। अनास परियोजना राजस्थान में अनास नदी पर है, जिससे जल विद्युत उत्पादन होता है 140 मेगावाट और लाभान्वित जिला है बांसवाड़ा। गंग नहर परियोजना सतलज नदी पर है। यह योजना कर्नल डायस के समय लागू हुई, जिसका शिलान्यास 1921-22 में महाराजा गंगा सिंह ने कराया। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। गंग नहर का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा कराया गया, जबकि इसका उद्गम हुसैनी वाला पंजाब से होता है और राजस्थान में प्रवेश खक्खा गांव श्री गंगानगर से। अंतिम छोर है शिवपुरी हेड श्री गंगानगर। गंगानगर में जो शाखाएं हैं 4 हैं, सामीजा शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, करनी शाखा और लालगढ़ शाखा। गंग नहर की कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, जो राजस्थान में लंबाई है इसकी 17 किलोमीटर। नर्मदा नहर परियोजना जो नदी है वो नर्मदा नहर पे जिस पर बांध बना है सरदार सरोवर बांध गुजरात में। राज्य में प्रवेश होता है सीलूगांव जालोर से। अंतिम छोर है गुढ़ामलानी बाड़मेर। कुल लंबाई है 532 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है 74 किलोमीटर नर्मदा नहर की। जबकि नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले हैं जालोर और बाड़मेर। इससे सांचो और लिफ्ट नहर जालोर में, भादरिया और पानरिया बाड़मेर में, ये 3 नहरें हैं। राजस्थान की पहली नहर जिससे सिंचाई फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद पद्धति से होता है, जैसे इजराइल पद्धति भी कहते हैं, कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना,
यह रावी और व्यास नदी पर बनी है, जिसका शिलान्यास 1989 में राजीव गांधी द्वारा किया गया। उद्घाटन 2012 में सोनिया गांधी द्वारा। जबकि लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ में नौहर भादरा और चूरू से राजगढ़ तहसील। इराडी कमीशन 1986 राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना से संबंधित है। बीसलपुर परियोजना, यह है बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया हुआ है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर परियोजना, जिससे लाभान्वित जिले हैं अजमेर, जयपुर व टोंक। और जवाई परियोजना जवाई नदी पर वो जवाई बांध बनाया हुआ है, जो सुमेरपुर पाली में है जवाई परियोजना। जबकि जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया। इसे मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह और मारवाड़ का भागीरथ उम्मेद, महाराजा उम्मेद। जलापूर्ति सही परियोजना के तहत होती है। गुड़गांव नहर, यमुना लिंक नहर भी कहते हैं, जो यमुना नदी पर है, जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिससे लाभान्वित भरतपुर व शेखावटी क्षेत्र हैं गुड़गांव नहर से, क्योंकि भरतपुर नहर यमुना नदी पर और यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य है। लाभान्वित है भरतपुर। अब आएगा IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका प्राचीन नाम है राजस्थान नहर, उपनाम है मरु गंगा। योजना है कंवर सेन 1948 में। शिलान्यास 1958 में गोविंद वल्लभ पंत। जबकि उद्घाटन 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। जबकि IGNP का नामकरण 2 नवंबर 1984 को नाम बदल दिया गया। इसका उद्देश्य है बीकानेर के लिए जलापूर्ति। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका पहला नाम था क्या, राजस्थान नहर, और 2 नवंबर 1984 को नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य बीकानेर के लिए जलापूर्ति। विश्व बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। जबकि इसका प्रेरणा है गंग नहर। जलापूर्ति सतलज और व्यास नदी से। उद्गम स्थल है इनका हरी के बैराज पंजाब से। जबकि राजस्थान में प्रवेश है मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से। जबकि समाप्त होते हैं 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर पे। और राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, जबकि मुख्य नहर है 445 किलोमीटर। मोहनगढ़ से गडरा रोड 90 किलोमीटर जो निर्माणाधीन है, यानी कि आगे बनेगी। इसकी कुल लंबाई है 739 किलोमीटर। वर्तमान में लंबाई है 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाईं ओर और दाईं ओर, जो बाईं ओर है लिफ्ट नहरें हैं और दाईं ओर है शाखाएं। एकमात्र शाखा जो बाईं ओर से है रावतसर शाखा है हनुमानगढ़, जबकि शाखाएं किस तरफ से हैं, दाईं ओर से। और बाईं ओर से तो क्या है, लिफ्ट नहरें। सिंचित क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर। अब दाईं ओर से और बाईं ओर से शाखाएं देखेंगे, और बाईं ओर से मसीता वाली हेड से रावतसर शाखा है हनुमानगढ़ से। अब बाईं ओर से देखेंगे अनूपगढ़ और सूरतगढ़, यह कहाँ पे आते हैं, RJ13 यानी कि श्रीगंगानगर में। पुगल, दातोर, बीसलपुर ये आते RJ07 बीकानेर में। चारणवाला, बीकानेर और जैसलमेर। जबकि शहीद बीरबल, सागरमल गोप्पा ये जैसलमेर में। और मोहनगढ़ जैसलमेर में। मोहनगढ़ किस तरफ से है, बाईं ओर से। अब लिफ्ट नहरें बाईं ओर से हैं। कुल 9 नहरें हैं। वर्तमान में 7 नहरें हैं लिफ्ट नहरें। प्राचीन नाम मसीता वाली हेड, प्राचीन नाम नौहर साहिबा, मसीता वाली हेड आ गया, यह वर्तमान नाम है। वर्तमान नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम था नौहर साहबा। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम था लूणकरण सर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी का बांगड़ सर, पन्नालाल का गजनेर, डॉक्टर करनी सिंह का कोलायत, गुरु जम्भेश्वर का जो वर्तमान नाम है उसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर। जबकि डॉक्टर जयनारायण व्यास का प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर है। मसीता वाली हेड से स्टार्ट होकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक समाप्त हो जाती है। IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर, और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है वो अपनी योजना यहीं से चूरू और झुंझुनू से स्टार्ट हुई।
प्रस्तावित। जोधपुर और बाड़मेर में जो प्रस्तावित है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर है जोधपुर में, और बाड़मेर के लिए बाड़मेर लिफ्ट नहर प्रस्तावित है। झालावाड़ में भीम सागर, छापी, चोली, जबकि बारा में लाशी, बैथली, परवन, कोटा में तकली, आलनिया, सावन भादो, बूंदी में गरदड़ा, चांकण, गुढ़ा, सवाई माधोपुर में इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और चंबल नदी। देखो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो है श्री गंगानगर से संबंधित, यानी कि उत्तरी राजस्थान से, जबकि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है तो वो सवाई माधोपुर से संबंधित है, सोम कागदर उदयपुर में। अब राजस्थान की मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं हम, फिर ये भूगोल खत्म हो जाएगा। मृदा शब्द सोलम से बना है, जो सोलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्श। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2013 में घोषणा हुई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और 2014 से मृदा दिवस स्टार्ट हुआ मनाना, यानी 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, 2014 से प्रारंभ हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रारंभ किया गया। इसका नारा है स्वस्थ धरा तो खेत हरा। उद्देश्य किसानों की पैदावार को बढ़ाना। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रथम तो है जोधपुर में, जो 1958 में स्थापित हुई, और दूसरी है जयपुर में। मृदा से संबंधित कार्यक्रम, एक तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम जो 1974-75 में चलाया गया, और एक है मरु विकास कार्यक्रम जो 1977-78 में। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका क्या है, योगदान, केंद्र सरकार का 75%, जबकि राज्य सरकार का 25% योगदान है, यानी कि 3:1। अब आता है मिट्टी का pH 7 होगी तो मिट्टी कैसी होगी, उदासीन यानी कि उपजाऊ। 7 से अधिक pH होने पर मिट्टी होगी क्षारीय, जिसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और 7 से कम pH होने पर उपचार के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। अब मिट्टी की समस्या है, एक तो अपरदन। अपरदन को किसान की मौत या रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अपरदन 3 प्रकार से होता है, जल अपरदन, वायु अपरदन और चादरीय अपरदन। जल अपरदन होता है जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं, यह सर्वाधिक चंबल क्षेत्र में होता है, जबकि वायु अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन जैसलमेर में होता है। चादरीय अपरदन वर्षा के द्वारा होता है, जो सर्वाधिक सिरोही में होता है। सेम की समस्या होती है दलदली भूमि। जो दलदली भूमि होती है उसमें जो पानी है वह ज़मीन में नीचे नहीं जाता, ऊपर ही रह जाता है, जिससे सेम समस्या कहते हैं। यह सर्वाधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सेम समस्या से बचने के लिए यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदे का पेड़ लगाए जाते हैं, या जिप्सम से भी इसका उपचार संभव है। चर्चित गांव है बाडूपोल या बाडूपाल हनुमानगढ़ में, सेम समस्या से पीड़ित। अब बताए मिट्टी वर्गीकरण। मिट्टियों का वर्गीकरण है, एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ने तो 8 प्रकार से बताया मिट्टी को, जो 16 जुलाई 1929 में इसका निर्माण हुआ, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। क्योंकि दूसरा है नवीन या आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो 5 प्रकार से है। अब 5 प्रकार से और 8 प्रकार से हम देखेंगे। इसमें 8 प्रकार से देखते हैं। पहले तो लवणीय मिट्टी जो उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, फिर है भूरी मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान में, लाल पीली मिट्टी मध्य में लगभग, और काली मिट्टी है ये हाड़ौती के पठार में। लाल काली मिट्टी है ये यहाँ भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लाल चिकनी मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में। पर्वतीय मिट्टी अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में, जबकि रेतीली मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी का अन्य नाम है बलुई मिट्टी या प्यासी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी। इसका विस्तार है मरुस्थलीय प्रदेश में। रेतीली मिट्टी का निर्माण टेथित सागर के अवशेष से हुआ है। इसकी विशेषता राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी, क्योंकि सर्वाधिक रेगिस्तान है राजस्थान में। पर्वतीय मिट्टी का अन्य नाम है अधूरे निर्माण वाली मिट्टी। इसका निर्माण क्वार्टजाइट व नीच चट्टानों से हुआ है। विस्तार है अरावली क्षेत्र में सिरोही में, जबकि अरावली क्षेत्र के दोनों ओर मक्का का उत्पादन क्षेत्र है वो पर्वतीय मिट्टी से ही संबंधित है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसका अन्य नाम है दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी। इसका निर्माण नदियों से हुआ है, जिसका विस्तार पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियों से निर्मित क्षेत्रों में। इसकी विशेषता है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है,
जलोढ़ मिट्टी। और सर्वाधिक कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं जलोढ़ मिट्टी में। भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर दो प्रकार की है। जो बांगर है वो तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि पुरानी है वो बांगर है, और जो नई है नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो है खादर। खादर जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जबकि बांगर है जो कम उपजाऊ मिट्टी है। उसके अन्य नाम है, अब आगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के अन्य नाम है लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासीय मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, चरनोजम मिट्टी व स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है वो क्या होती है, फट जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे इस खेत की जुताई कर रखी हो, तो इसे सर्वाधिक जुताई स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मिट्टी क्योंकि ज्वालामुखी से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा मिट्टी, कपासीय मिट्टी क्योंकि यह कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए कपासीय मिट्टी कहते हैं इसको। इसमें लौह व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी या बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार क्षेत्र है हाड़ौती का पठार या मालवा का पठार। जबकि काली मिट्टी की विशेषता है न्यूनतम विस्तार वाली मिट्टी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली मिट्टी है काली मिट्टी। अब लाल चिकनी मिट्टी का अन्य नाम है लाल लोमी मिट्टी या रेड लोम। इसका निर्माण कायांतरिक चट्टानों से हुआ है, जिसका विस्तार माही बेसिन क्षेत्र में यानी कि दक्षिण राजस्थान की मिट्टी है ये। विशेषता है मक्का के लिए उपयोगी है लाल चिकनी मिट्टी। लवणीय मिट्टी, इसका अन्य नाम है क्षारीय, रेह, कल्लर, ऊसर, बंजर, चौपड़ मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक सिंचाई या नहरी क्षेत्र में मिलता है, और विस्तार है खारे पानी की झीलों के आसपास लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता अनुपजाऊ यानी कि उपजाऊ नहीं होती है मिट्टी। लवणता का उपचार जिप्सम से किया जाता है। अब लाल काली मिट्टी है उसका निर्माण है कायांतरित या ज्वालामुखी चट्टानों से। इसका विस्तार है दक्षिण पूर्व में यानी कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। विशेषता है मक्का, कपास और अफीम का उत्पादन होता है लाल काली मिट्टी में। 8वें नंबर पे मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी, जिसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार बनास बेसिन, लूनी बेसिन में है। इसके प्रकार हैं भूरी दोमट मिट्टी और काली दोमट मिट्टी। जो भूरी दोमट मिट्टी है वो तो घग्गर नदी के आसपास या पवातंत्र में मिलेगी, जबकि काली दोमट चंबल नदी के। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है बनास बेसिन। इसकी विशेषता मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है, ज्वार के लिए उपयोगी है। जो अजमेर में ज्वार के लिए उपयोगी है लाल पीली मिट्टी। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार देखो, जो मरुस्थलीय मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में उसको तो कहा जाता है एंटीसोल्स, और शुष्क मृदा को एरिडोसोल्स। अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है एल्फीसोल्स जिसे जलोढ़ मृदा, और वर्टिसोल्स जो क्या है हाड़ौती का पठार, इसमें है वर्टिसोल्स काली मृदा। जो दक्षिण राजस्थान में है इंसेप्टिसोल्स जिसे लाल मृदा कहते हैं। इसके साथ हमारा भूगोल समाप्त हुआ राजस्थान का। धन्यवाद।